आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनल फिस्टुला की। एनल फिस्टुला क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या हैं और क्या इसका फाइनल मैनेजमेंट है, इन सब पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो एनल फिस्टुला के बारे में तुम लोग पहले से क्या जानते हो? अभिज्ञान, एनल फिस्टुला के बारे में पहले से क्या जानकारी है, क्या जानते हो? व्हाट इज द एनल फिस्टुला? एनल फिस्टुला क्या है? ठीक है, अनयूजुअल ओपनिंग बिटवीन, अनयूजुअल ओपनिंग बिटवीन, यानी ये कहना चाहते हैं कि एनल एरिया से आउटसाइड द एनस अगर कोई भी ओपनिंग होती है, अनयूजुअल टनल बनती है, तो उसे अपन एनल फिस्टुला कहते हैं। ठीक है, एनल फिस्टुला के बारे में एक दो बात तुम लोग बेसिक सी ये जान लो कि जो एनल फिस्टुला है, एनल फिस्टुला के बारे में हमने लिखा है कि इट इज़ ए टनल। ऐसे अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो लिखोगे इट इज़ ए टनल। टनल का मतलब है चैनल दैट डेवलप, कहाँ डेवलप होता है, तो अपने को याद रखना है कि ये जो चैनल है ये डेवलप होता है बिटवीन इनसाइड द एनस एंड आउटसाइड द स्किन अराउंड द एनल एरिया, यानी इट इज डेवलप इनसाइड inside the anus, inside the anus and outside the skin, outside the skin around anal area। यानी ये इसकी एक डेफिनेशन है। अगर हमसे कोई पूछेगा तो कहेंगे कि ये क्या है, एनल फिस्टुला क्या है? एक ओपनिंग है, एक टनल है, एक चैनल है जो डेवलप होता है इनसाइड द एनस और आउटसाइड द एनल एरिया। इसके बारे में आपको एक और बात याद रखनी है कि जो आपका एनल फिस्टुला है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फिस्टुला इन एनो। इसका दूसरा नाम क्या है? फिस्टुला इन एनो। ध्यान रखना, जो फिस्टुला शब्द है ये अपने आप में, फिस्टुला का मतलब होता है अनयूजुअल कनेक्शन, तो फिस्टुला इन एनो भी इसे कहा जाता है या एनल फिस्टुला भी इसे अपन कहते हैं। और कुछ बातें बेसिक सी ये याद रखनी है कि जो एनल फिस्टुला है इसकी अकरेंस के बारे में बात करें तो इट इज मोर ऑफन इन मेल, इट इज मोर ऑफन इन मेल, ध्यान रखेंगे इस बात का, इन मेल, लेस कॉमन इन फीमेल, लेस कॉमन यानी फीमेल्स में ये कम होता है, लेस कॉमन इन फीमेल। अगर कोई सवाल ये करना चाहे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, जिनकी वजह से ऐसा होता है, और उसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल ऐसे होते हैं मेंस के जो इसको डेवलप करने में, ये कह सकते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। और साथ में याद रखेंगे कि ये जो एनल फिस्टुला डेवलप होता है, इट डेवलप अराउंड एज ऑफ 40 ईयर, इट डेवलप अराउंड एज ऑफ 40 ईयर, अराउंड एज ऑफ 40 ईयर, यानी 40 साल या उससे अबव उम्र में ये डेवलप होता है। हालांकि ऑल दोज, याद रखेंगे इस बात को, ऑल दोज इट मे डेवलप in younger children also या younger men also। ध्यान रखेंगे इसको। इसके जो ज़्यादातर चांस हैं वो क्या है, ये आपका 40 साल या उससे अपर एज की उम्र में के लोगों में पाया जाएगा, लेकिन ये जो क्या है कुछ लेस उम्र के लोगों में भी पाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके बेसिक जो क्या है रीज़न के बारे में बात करें तो इसका मेन कारण क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मोस्टली एनल फिस्टुला, याद रखेंगे कि जो मोस्टली आपके एनल फिस्टुला है, मोस्टली एनल फिस्टुला डेवलप, ये क्यों डेवलप होते हैं तो इसके लिए याद रखेंगे, एनल फिस्टुला डेवलप ड्यू टू इन्फेक्शन इन एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड के बारे में ध्यान रखेंगे कि एनल एरिया में, इस एरिया को लुब्रिकेट करने के लिए, इस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एनल रीजन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। अगर इन ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है
तो ये एक मेजर कारण है टू डेवलप द एनल फिस्टुला, याद रखेंगे। और ये जो इन्फेक्शन है, जो एनल ग्लैंड्स के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है, इसी से आगे चल के याद रखेंगे, इसको लिखेंगे दिस इन्फेक्शन इन एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड में अगर ये इन्फेक्शन होता है, इट लीड्स टू एब्सिस फॉर्मेशन, यानी इससे एब्सिस फॉर्मेशन हो सकता है। यानी ये कह सकते हो सिंपल भाषा में कि कुछ गांठें बन सकती हैं जिसमें पस का फॉर्मेशन हो सकता है, तो एब्सिस फॉर्मेशन होता है। एब्सिस फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो याद रखना है कि जो एनल रीजन की जो ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ, इनके अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या डेवलप हो सकता है, एनल फिस्टुला डेवलप हो सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है? सारी बातें समझ में आ रही हैं तुम लोगों के? एनल फिस्टुला क्या है, इसके कॉमन क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ज़्यादातर मेल्स में डेवलप होता है। होता क्या है, एक अनयूजुअल ओपनिंग होती है जो एनल, यानी कह सकते हैं कि एनल कैनाल की ओपनिंग आउटसाइड द एनस एरिया अगर कोई ओपनिंग पाई जा रही है तो उसको अपन एनल फिस्टुला कहते हैं। इसको फिस्टुला इन एनो भी कहते हैं। मोर कॉमन मेल्स में होता है, डेवलप होता है ज़्यादातर जो क्या है 40 ईयर या उससे अबव एज में। और आपको याद रखना है कि इसमें मेन रीज़न है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? क्या ये बेसिक बातें समझ में आ रही हैं तुम लोगों के? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो याद रखेंगे भैया इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स में क्या याद रखना है, तो सिम्टम्स में आपको बेसिक सी कुछ बातें याद रखनी है कि इस व्यक्ति को एनल एरिया में क्या हो सकता है, पेन इन एनल एरिया, पेन इन एनल एरिया, यानी पेन का सेंसेशन रह सकता है एनल एरिया में। दूसरी बात आपको याद रखनी, इस व्यक्ति को फीवर रहेगा। अभिज्ञान, इसको फीवर रहने का क्या रीजन हो सकता है, एनल एरिया में पेन विद फीवर, इसका यस, यानी ये कहना चाह रहे हैं भैया कि अगर टिश्यू डैमेज होगा यानी इन्फ्लेमेशन होगा, सीधी सी बात है, तो इन्फ्लेमेशन के जो भी मीडिएटर्स हैं उनकी वजह से फीवर आ सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो याद रखना है। साथ में यानी हमने कहा पेन इन द एनल एरिया, फीवर रह सकता है इनको। साथ में आपको याद रखना है एन ओपनिंग अराउंड द, इसके सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक में ही लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ओपनिंग अराउंड द एनल एरिया। एनल एरिया के आसपास में कोई भी ओपनिंग पाई जाती है तो ये भी उसका एक सिम्टम्स हो सकता है, साइन हो सकता है, कहने का मतलब, ठीक है। ओपनिंग अराउंड द एनल एरिया। और याद रखेंगे एनी रेडिस अपीयरेंस, यानी कोई भी रेड कलर का पैची अपीयरेंस है, रेडिस। इन्फ्लाम्ड एरिया, यानी रेड कलर का इन्फ्लेम्ड एरिया अगर पाया जा रहा है, इन्फ्लेम्ड एरिया अराउंड द एनल ओपनिंग, याद रखेंगे अराउंड द एनल ओपनिंग, यानी एनल ओपनिंग के आसपास कोई भी रेडिस और इन्फ्लाम्ड एरिया अगर पाया जाता है तो वो आपका एक कारण हो सकता है, यानी एक सिम्टम्स हो सकता है किसका, एनल फिस्टुला का, ध्यान रखेंगे। दूसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक इसमें हम लिखेंगे, दैट इज द ऊजिंग आउट, यानी ऊजिंग आउट का मतलब किसी चीज का बहना, ऊजिंग आउट ऑफ पस, ब्लड और स्टूल, ध्यान रखेंगे, स्टूल फ्रॉम द टनल या ओपनिंग, जो भी लिखना चाहो, टनल और ओपनिंग टनल अराउंड द एनल एरिया, यानी एनल एरिया में कोई भी अगर अनयूजुअल ओपनिंग हो रही है और उस ओपनिंग से किसी भी तरीके का पस है, ब्लड है या स्टूल है, ये ऊज आउट हो रहा है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये सिम्टम्स है, ये साइन है कि आपका जो है ये एनल फिस्टुला हो सकता है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको पहचानने के लिए क्या क्या बात हो रही हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अभी इस पे बात करेंगे। तो मैंने बताया सिम्टम्स में आपको याद रखना है कि पेन इन एनल एरिया, फीवर हो रहा है, किसी भी तरीके का
एनल एरिया में कोई भी जो है इन्फ्लाम्ड टिश्यू दिख रहा है, जहाँ इन्फ्लेमेशन हो चुका है, रेडिश पैची अपीयरेंस हो रहा है, या कोई भी सब्सटेंस लाइक पस, ब्लड और स्टूल अगर ऊज आउट हो रहा है किसी अनयूजुअल ओपनिंग से, किसी अनयूजुअल टनल से, देन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनल फिस्टुला। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? चलो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इसमें हम जो है कॉजेज क्या हो सकती हैं इसकी। तो याद रखेंगे कॉजेज ऑफ एनल फिस्टुला, कॉज क्या क्या हो सकती हैं कॉजेज ऑफ एनल फिस्टुला। तो अगर कॉजेज ऑफ एनल फिस्टुला के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है, जैसा मैंने अभी बताया कि मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन इन द एनल ग्लैंड, तो लिखेंगे यहाँ पे मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, है ना, इन्फेक्शन याद रखेंगे, इन्फ्लेमेशन लीड्स टू द इन्फेक्शन, ये बात आपको याद होनी चाहिए पैथोलॉजी से। पहले क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे इन्फेक्शन, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन इन एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड का भैया फंक्शन पहले बता चुका हूँ, यानी एनस के एरिया को लुब्रिकेट करके रखते हैं, उसको माइक्रोवियल फ्री बनाते हैं, उसको लुब्रिकेट करते हैं स्टूल के इजी पैसेज के लिए, साथ में माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इन एनल ग्लैंड के जो सेक्रीशंस होते हैं वो इस नेचर के होते हैं, इस केमिकल नेचर ऐसा होता है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो स्टूल इज़ द रिच सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो इसीलिए ये एनल एरिया जो का है वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसीलिए एनल ग्लैंड इस तरीके के कुछ सेक्रीशंस करती हैं। तो मैंने बताया कि इसका मेन कारण एनल फिस्टुला का मेन रीज़न है क्या है, इन्फेक्शन इन एनल ग्लैंड, ध्यान रखेंगे इस बात को। हालांकि ये जो एनल फिस्टुला इट में ऑल्सो डेवलप, ध्यान रखेंगे, इट में ऑल्सो डेवलप, इट में ऑल्सो डेवलप ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू ट्रॉमा इन एनल एरिया, ट्रॉमा इन एनल एरिया, इन एनल एरिया, एनल एरिया और एनल ओपनिंग, यानी एनल एरिया या एनल ओपनिंग में किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है, दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू द एनल फिस्टुला, ध्यान रखेंगे। साथ में आपको याद रखना है इट में डेवलप ड्यू टू सम डिजीज, कुछ बीमारियां भी भैया ऐसी हैं, डिजीज लाइक आईबीडी, अब आईबीडी में आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने आईबीडी में कौन कौन सी बीमारियां पढ़ी हैं विज्ञान, आईबीडी में हमने क्या क्या पढ़ा है भैया, यस, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। तो भैया इस बात को याद रखेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, तो मैं यहाँ पे क्रोन्स और कोलाइटिस लिख रहा हूँ, तो कोलाइटिस और क्रोन्स जैसी बीमारियां हैं दैट कैन लीड्स टू द एनल फिस्टुला ऑल्सो। तो मैंने आपको कारण बताए, कारण में आपको याद रखना है कि वैसे तो इन्फेक्शन मेन कारण है इसका, कि एनल ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन होता है तो वो क्या करेगा, वो आपका आगे चल के एनल फिस्टुला का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। साथ में मैंने बताया ट्रॉमा अगर एनल एरिया में होता है तो वो भी एक कारण हो सकता है, या किसी कोई बीमारी लाइक क्रोन्स डिजीज और लाइक आईबीडी। तो आईबीडी में आपको क्रोन्स और कोलाइटिस को याद रखना है, इस तरीके की बीमारियां भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टुवार्ड्स द एनल फिस्टुला, ठीक है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे मसल्स ऑफ स्फिंक्टर ऑफ एनल एरिया, जहाँ पे मैंने ये लिखा है डेवलप ड्यू टू ट्रॉमा, याद रखेंगे ये ट्रॉमा अगर कहाँ पे हो रहा है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ लिखना है, इसको मैं अलग जो है कलर से लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है मेनली इन ट्रॉमा, मेनली ड्यू टू ट्रॉमा इन स्फिंक्टर मसल, ध्यान रखेंगे जो एनल एरिया है या एनल ओपनिंग है वहाँ पर जो मसल्स पाई जाती हैं उनको अपन कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स, है ना, या रिंग मसल्स। तो ये स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, अगर ये किसी भी ट्रॉमा से डैमेज होती हैं तो ये एनल फिस्टुला को लीड कर सकती हैं, एनल फिस्टुला का फॉर्मेशन कर सकती हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं, क्या बातें समझ में आ रही हैं तुम लोगों को, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं भैया, एनल फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशन ध्यान रखेंगे।
आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है इस चीज़ को लेकर के, है ना। कॉम्प्लिकेशन इसके अगर देखेंगे तो इसके अगर किसी व्यक्ति को एक बार एनल फिस्टुला हुआ, ऐसे केस अगर आपने आसपास में ऑब्जर्व किए होंगे, खासकर ये एनल फिस्टुला के केस में, पाइल्स के केस में, फिशर्स के केस में आपको ये देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि इसके रीअकरेंस के चांस बहुत होते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है चांसेस ऑफ रीअकरेंस, चांसेस ऑफ रीअकरेंस, यानी रीअकरेंस के चांस क्या हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। चांसेस ऑफ रीअकरेंस, अगर एक बार किसी को एनल फिस्टुला डेवलप हुआ है तो ये नेक्स्ट टाइम डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या बात क्लियर हो रही है अभिज्ञान? चांसेस ऑफ रीअकरेंस एनल फिस्टुला का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। आगे याद रखना है आपको कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, अभी मैं इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे बात करूंगा तो वहां समझाऊंगा, हालांकि ये कॉम्प्लिकेशन ही है, ध्यान रखेंगे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट may leads to surgical treatment may leads to stool incontinence, stool incontinence क्या है भैया विज्ञान? स्टूल इनकॉन्टिनेंस क्या है? चलो कोई बात नहीं, सर्जिकल जो आपका कुछ बोल रहे हो, बोलो। इनकॉन्टिनेंस का मतलब भैया सीधा सा कोई बात नहीं है, देखो इनकॉन्टिनेंस का मतलब है उस पर होल्ड का खो जाना, यानी होल्ड न कर पाना। जैसे यूरिन इनकॉन्टिनेंस पढ़ोगे, आपका जो है स्टूल इनकॉन्टिनेंस, यानी उस पर कंट्रोल खो जाना। तो याद रखेंगे इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्या है। वैसे तो सर्जरी जितनी भी है, आप इस बात को तुम लोग पढ़ोगे आगे चल के कि जितने भी लोग हैं सर्जरी को हम अवॉइड क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही है कि उस एरिया की अगर कोई भी मसल्स का जो है का इनर्वेशन कट जाता है या ऐसा कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो व्यक्ति यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा, स्टूल को होल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी हम एनल एरिया पे बात कर रहे हैं, यानी हम एनल फिस्टुला की बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग द सर्जिकल ट्रीटमेंट, इट इज़ द स्टूल इनकॉन्टिनेंस, यानी स्टूल पर उसका व्यक्ति का कंट्रोल खो जाएगा। अगर तुम लोगों ने कुछ लोग क्रोनिक बीमारियों वाले कुछ लोग देखे हों जिन्होंने प्रीवियसली कभी सर्जरी कराई है, तो तुमने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि कहीं भी पेशाब निकल जाता है, कहीं भी जो है पॉटी निकल जाती है। उसका मतलब क्या है कि जो भी नर्व इनर्वेशन उस एरिया को लीड कर रहा होता है, कई बार डॉक्टर की ये तो नहीं कहेंगे लापरवाही की वजह से, कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक्सपर्टीज अगर नहीं होती है तो वो मसल्स जो सप्लाइड है किसी पर्टिकुलर नर्व से, उस नर्व्स के डैमेज होने की वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है और ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि सर्जरी के केस में हम हमेशा एक सीनियर, एक एक्सपर्ट को जो है प्रेफर करते हैं। एक नए व्यक्ति से तेज़ बिल्कुल है, अच्छी बात है कि बहुत तेज़ है कोई व्यक्ति, बेशक जो है सर्जरी से MCS करके घूम रहा है ना, लेकिन फिर भी अपन क्या सोचते हैं, अपन सोचते हैं कि एक्सपीरियंस्ड हाथ होने चाहिए, क्योंकि वो उसको पता है किस एरिया से कैसे गुजरना है, कहाँ से क्या करना है ना। तो इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्या है, दैट इज द स्टूल इनकॉन्टिनेंस। स्टूल इनकॉन्टिनेंस एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन एनल फिस्टुला। क्या बातें क्लियर हो रही हैं तुम लोगों को? कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, चांसेस ऑफ रिकरेंस इंक्रीज हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक और इसमें पॉइंट लिख लेंगे, एब्सिस फॉर्मेशन के चांस भी इंक्रीज हो जाते हैं। चांसेस ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन, भैया एब्सिस का मतलब क्या है, सीधा सा समझ लेना, गांठ बन जाना, पस का नोड्यूल्स बन जाना। तो चांसेस ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन इंक्रीज। एनल फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशंस बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अब इसी सीक्वेंस में हम बात करने वाले हैं जो क्या है इसके ट्रीटमेंट से पहले इसकी डायग्नोसिस के बारे में। भैया डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, ठीक है। डायग्नोसिस के बारे में जब भी बात आएगी तो डायग्नोसिस में आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन होना है इसमें, है ना। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनल एरिया, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनल एरिया। अभी मैंने तुम लोगों को बताया
कि अगर एनल एरिया में कोई भी अनयूजुअल ओपनिंग है, अगर कोई भी इन्फ्लाम्ड टिश्यू है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी सब्सटेंस सूज आउट हो रहा है, वहाँ पर पेन का सेंसेशन हो रहा है, तो आप उस एरिया को एग्जामिन करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एनल एरिया, अब ये फिजिकल जो एग्जामिनेशन होगा याद रखेंगे, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द एनस, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द एनल एरिया। यानी आपको जो एग्जामिनेशन करना है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों एरिया में देखना है। अगर और डायग्नोसिस के कुछ टूल्स के बारे में बात करें, कुछ रेडियोलॉजिकल टूल्स के बारे में बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट टूल इज द एमआरआई। याद रखेंगे जो एमआरआई है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, तो इसकी इसी ब्रैकेट में आगे लिख लेंगे, कैन मैप द टनल, कैन मैप या मेजर, कुछ भी लिख सकते हैं, कैन मैप द एनल फिस्टुला टनल साइज, यानी ये साइज क्या है और कहाँ से रन कर रहा है, इस चीज का डिटेल्ड जो का एक्सप्लेनेशन या डिटेल्ड एवल्यूएशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता अवेयर है पहले से, है ना। चलो, तो इसको आपको याद रखना है कि डिटेल्ड, यानी यहाँ मैंने लिखा है कैन मैप द एनल फिस्टुला टनल, और याद रखना जब इसके आगे मैनेजमेंट पे बात करेंगे, ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, तो हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी है कि एनल फिस्टुला कहीं स्फिनिक्टर मसल्स को तो इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो आपको ये यहाँ पे लिख लेना है, स्फिनिक्टर मसल कैन ऑल्सो बी स्टडाइज, इनको अध्ययन किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। एमआरआई की हेल्प से एनल एरिया की मसल्स को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें एक और टेक्निक है जो पर्टिकुलरली इसी के लिए यूज होती है, दैट इज द फिस्टेलोग्राफी। समझ पा रहे होंगे, ग्राफी शब्द अगर लग रहा है तो इसमें एक्सरे यूज हो रहा है, ध्यान रखेंगे, है ना। फिस्टेलोग्राफी क्या है भैया, तो इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ लोग तुम्हें से सवाल पूछ सकते हैं कि बॉस जो एनस का एरिया है वो तो बोनी पार्ट नहीं है, वो तो आपका मस्कुलर टिश्यू है, तो एक्सरे कहाँ से यूज़ कर रहे हो उसमें। तो फिस्टेलोग्राफी में अपन क्या करते हैं, इसमें रेडियो ओपेक डाई डालते हैं, है ना। रेडियो ओपेक डाई को इंट्रोड्यूस करने के बाद उस डाई का पाथ स्टडी किया जाता है, उसका डायमीटर स्टडी किया जाता है कि कितने एरिया में डाई फैली हुई है, उसी एरिया में आपका फिस्टुला का फॉर्मेशन है। तो फिस्टेलोग्राफी याद रखेंगे, फिस्टेलोग्राफी कैन ऑल्सो बी डन। आगे हम बात करेंगे, फिस्टुला प्रोब डाल सकते हैं भैया, है ना। फिस्टुला प्रोब का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जिसे इंट्रोड्यूस करके, और जितने भी आपके जनरल प्रैक्टिशनर हैं, है ना, तो वहाँ अगर जाओगे तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास ये सब चीज़ें तो होती नहीं है, डायरेक्ट एमआरआई तो मांगोगे नहीं, डायरेक्ट फिस्टेलोग्राफी नहीं मांगेंगे, तो अपन के पास एक रॉड होती है ना, उस रॉड को अपन प्रॉपर स्टरलाइज करके रखते हैं। हालांकि मैंने कुछ ऐसे भी झोला छाप देखे हैं, स्टरलाइजेशन का साले मतलब भी नहीं जानते, वो अपना सीधा जाओगे तुम और पेशेंट को लिटा करके प्रोब को घूस के पूरा देखते हैं कहाँ तक जा रही है ये टनल, फिर उसके हिसाब से साइज मेजर करते हैं, और अच्छा वो ठीक भी कर देते हैं कुछ समय के लिए। उसी में तुरंत क्या करेंगे, आपका जो पैड आता है, गॉस पैड आता है, उस गॉस पैड को क्या करेंगे, बीटाडिन जेल में, बीटाडिन सोल्यूशन में डिप करेंगे और उसमें पूरा भर देंगे, है ना, और उसकी दवा दवा के उसको भर देते हैं। फिर उसको अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद बुलाएंगे फिर उसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो वुंड हीलिंग तो होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ फिस्टुला प्रोब बोलते हैं उसको, है ना। हालांकि वो तो जो रॉड यूज़ करते हैं वो फिस्टुला प्रोब नहीं है, फिस्टुला प्रोब एक कह सकते हो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो फिस्टुला प्रोब की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ को असेस कर सकते हैं कि लेंथ क्या है, उसका डायमीटर साइज क्या है, किधर से पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन इसके लिए एनोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, है ना, एनोस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बेसिक सी बात ये जानी कि इसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, यानी इसको डायग्नोसिस करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द फिजिकल एग्जामिनेशन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द एनल ओपनिंग। उसके बाद आपको एमआरआई करानी है, एमआरआई के बाद फिस्टुलोग्राफी करा सकते हैं, फिस्टुला प्रोब डाल करके देख सकते हैं, और एनोस्कोप की मदद से अपन इसे स्टडी कर सकते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है?
अरे क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? यानी डायग्नोसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया है, किसी भी तरीके से आपको जो है इस मैटर में हेजिटेट नहीं होना है ना। जब भी मैं बोलता हूँ शुरुआत से ये बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, और नहीं अगर बताई है तो इस बात को ध्यान रख लो कि यहाँ पर जब भी मेडिकल फील्ड की बात होगी तो देयर इज़ नो सेक्स डिफ्रेंसिएशन, मेल। हालांकि ये तो मैंने पहले ही बताया कि एग्जामिन कैसे करना होता है, लेकिन ये नहीं है कि भैया अपन इतना ज़्यादा जो है सही हो जाए कि अपन पूछ ही नहीं पा रहे हैं हमारे मरीज़ को क्या दिक्कत है। तो अगर आप बहुत सही हैं तो आप अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी पूछने लगो, लेकिन आपको इस फील्ड में थोड़ा सा आगे मतलब थोड़ा सा ऐसा रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर आप पेशेंट से कर सको, क्योंकि ये इस तरीके की बीमारियां हैं, चाहे वो एनल फिशर हो, चाहे एनल फिस्टुला हो, चाहे हेमोरॉइड, इनको जनरली पॉपुलेशन बताना नहीं चाहती है। यही कारण है कि आगे चल के ये आपके कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चले जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो पिछले 50 साल की उम्र है एट प्रेजेंट, और उन्होंने मतलब उस स्टेज में एक्सप्लेन किया है कि मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, वो एक तरीके से जो है कोलन कैंसर, एनल कैंसर की स्टेज में है। और उनको पूछा तो ये बोलते हैं कि अरे लोग के मतलब लोग क्या कहेंगे इसीलिए इसको नहीं बताया, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपन तो इसके ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इसको ठीक करने वाले हैं, तो हमारी क्वेश्चन आंसरिंग इस पर बहुत ईजी होनी चाहिए। पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके बात करनी, उसके जो भी कॉन्फिडेंशियल उसका मैटर है उसको अपने पास रखना है, उसको जग जाहिर नहीं करना है, लेकिन पूछने में किसी भी तरीके की आलस नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं करोगे, चीज़ों को रूल आउट नहीं करोगे, वी कांट डू ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। पेशेंट ने बता दिया कि डॉक्टर साहब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन को एग्जामिन करना है, ये नहीं है कि हाँ ठीक है भैया, है ना। क्या बात क्लियर हो रही है विज्ञान? फिजिकल एग्जामिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में नाजरा क्लास में है? नाजरा, अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो मैनेजमेंट, अभी हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं इनका भाई साहब का, है ना। मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? मैनेजमेंट में हमेशा कोई भी डिजीज़ पढ़ाता हूँ मैं उसके मैनेजमेंट पे बात करता हूँ। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम? मैनेजमेंट ऑफ एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला के मैनेजमेंट में क्या हम कुछ कर सकते हैं? ठीक है, यानी पहला, ठीक है, पहला तुम्हारा सजेशन होगा भैया टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है ना, क्योंकि इन्फेक्शन का मेन जरिया क्या होगा? पर्सनल अनहाइजीनिसिटी। अगर वो व्यक्ति अनहाइजीनिक तरीके से रहेगा तो इन्फेक्शन होगा एनल ग्लैंड का। तो पहला इन्होंने बोला कि जो क्या है उसको अपन क्या कहेंगे? टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, यानी उसको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहेंगे कि भैया थोड़ा साफ सफाई से रहेंगे, ठीक है, पर्सनल हाइजीन। और क्या कहेंगे? साफ सफाई रखने के अलावा और क्या कहेंगे भैया? मैनेजमेंट में और भी बातें की जा सकती हैं। मीनाक्षी, दौड़ाओ दिमाग भैया, क्या कहोगे इसको? ये ट्रीटमेंट कराने आया है भाई साहब, अब इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपन इसे एज ए मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में अपन बैठे हैं तो उनको क्या सलाह दे सकते हैं? अरे पर्सनल हाइजीन के अलावा भैया कुछ बोलो। एक सफाई हो गया, गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा था, हटा दिया। नहीं दिमाग चल पा रहा है? अरे भैया इसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देना है। ऐड फाइबर इन द फूड। कॉन्स्टिपेशन होगा तो मसल्स और स्ट्रेच होगी, और स्ट्रेच होगी तो मसल्स के टीयर होने का, डैमेज होने का और चांस होगा। ऐड फाइबर इन द फूड। फाइबर इन फूड, मैंने तीनों बीमारियां पढ़ाई हैं, याद रखना। मैंने ये भी बोला था कि जीआईटी का कोई भी डिसऑर्डर जब भी पढ़ाऊंगा आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ये कारण हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको इसके फूड को क्या करना है? फाइबरस फूड देना है इसको,
है ना, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की सही मात्रा पीने के लिए बोलना है इसको, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करने के लिए बोलना है। डू नॉट स्ट्रेन ड्यूरिंग द बॉबल मूवमेंट, डू नॉट स्ट्रेन, किसी भी तरीके का बॉबल मूवमेंट के दौरान तनाव क्रिएट नहीं करेंगे, स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द बॉबल मूवमेंट, ड्यूरिंग बॉबल मूवमेंट। क्या बातें क्लियर हो रही हैं भाई? ये अभी सलाह ही तो दे रहे हैं। नाजरा, क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? मैनेजमेंट में अपन कहेंगे कि भैया ऐसा खाना खाओ जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, पर्सनल साफ सफाई रखो, प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करो, स्ट्रेन ना लो बॉबल मूवमेंट यानी बॉबल पास करते वक्त, ताकि ये जो एनल एरिया की जो मसल्स हैं वो डैमेज ना हो जाएं, टीयर ना हो जाएं। क्या बात क्लियर हो रही है? और जो भी इनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, यानी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, है ना, उनको भी अपन बताएंगे, ताकि ये अननेसेसरी का कोई भी ऐसा कारण कंज्यूम ना करें, ऐसी कोई पैथोलॉजी डेवलप ना करें जिससे ये और ज़्यादा इंक्रीज हो। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। कोई किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है दिमाग में? पूछ लेना भैया, कंफ्यूजन हो तो। चलो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हमको बात बताएंगे आज राहुल कुशवाहा। राहुल कुशवाहा, ट्रीटमेंट में क्या करना चाहोगे इसका? ये जो भाई साहब आपके पास आए हैं, आपने एग्जामिन किया और एनल फिस्टुला की आपने जो है हिस्ट्री क्रिएट की है कि एनल फिस्टुला है, तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिस्टुला क्या अप्रोच रहेगी? राहुल कुशवाहा क्लास में है कि नहीं है? चलो नहीं है। मीनाक्षी, हाउ यू विल अप्रोच द ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिस्टुला? भैया दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, है ना, कुछ नहीं है टॉपिक में, बहुत आसान से हैं ये सब चीजें। मीनाक्षी क्लास में है? मीनाक्षी क्लास में है कि नहीं है? हाँ और ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको फिर साक्षी, साक्षी क्लास में है? वो भी नहीं है। अभिज्ञान, चलो तुम ही बताओ, तुम ही बता पाओगे। हाउ विल अप्रोच, कैसे हम पहुंच करेंगे इनको? कुछ नहीं है भैया, ट्रीटमेंट का एक ही फंडा, ठीक है, डायरेक्ट एंटीबायोटिक दे रहे हैं भाई साहब। वैसे कह तो सही रहे हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए देखो, क्योंकि देखो पूरा बेस बनाया करो किसी भी डिजीज़ को अप्रोच करने के लिए। तुम कहोगे बॉस ये मेनली इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, इसको पेन हो रहा है, तो इन भाई साहब को सबसे पहले क्या कहेंगे? पेन किलर दे देंगे, है ना, क्योंकि इनको पेन है, पेन किलर प्लस एंटी पायरेटिक, यानी फीवर भी है इसको। तो आपको याद रखना है कि इसमें पेन किलर आपकी और एंटी पायरेटिक, फीवर को रिड्यूस करने वाली ड्रग, यानी ओवरऑल आपको याद रखना है कि हम जो भी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं इट इज़ गोइंग टू बी द सिम्टोमेटिक, यानी जो भी लक्षण आ रहा है उसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पेन किलर प्लस एंटी पायरेटिक और प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है और साथ में बिल्कुल NSAID में आपके सारे करेक्टरिस्टिक हैं, यानी ये आपका पेन किलर भी है, यानी आपका एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो इस बात को याद रखेंगे कि इस व्यक्ति को इन्फ्लेमेशन रोकना है, हमको इसका फीवर कंट्रोल करना है, इसका पेन कंट्रोल करना है। और जैसा बताया विज्ञान ने अभी कि ये ड्यू टू द इन्फेक्शन इन द एनल ग्लैंड, तो आपको एंटीबायोटिक तो भैया लिखनी ही है ना, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, पेन किलर यूज़ करेंगे। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? क्या बातें क्लियर हो रही हैं? एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, साथ में पेन मैनेजमेंट, फीवर मैनेजमेंट, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कुछ गट से रिलेटेड, है ना, गट के लिए जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, है ना, जिसमें आपके प्रोबायोटिक्स जो आपके होते हैं वो आपको देने हैं, प्रोबायोटिक।
तो आपको प्रोबायोटिक भी देने हैं इसको, प्रोबायोटिक, ताकि जीआईटी इसकी हेल्दी रहेगी, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम रहेंगे, इन्फ्लेमेशन होने के चांस बहुत कम रहेंगे। मैं पहले भी बताया हूँ, अगर नहीं बताया हूँ तो इस बात को गांठ मार लो कि जीआईटी का कोई भी डिसऑर्डर अगर आपको दिख रहा है तो आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है टू मेंटेन द फ्लोरा ऑफ गट, जो गट का माइक्रोफ्लोरा है, जो हेल्दी माइक्रोफ्लोरा है, दैट शुड बी मेंटेन। ध्यान रखना है, चाहे आप ट्रीटमेंट फीवर का कर रहे हैं, चाहे ट्रीटमेंट आप ट्यूबरक्लोसिस का कर रहे हैं, चाहे आप कैंसर का, एनी ट्रीटमेंट यू आर गोइंग टू डू, बट यू हैव टू मेंटेन द गट फ्लोरा। गट का फ्लोरा अगर मर गया तो अदर कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, क्योंकि गट के फ्लोरा के क्या क्या यूजफुल काम है उस पर पढ़ते पढ़ते आप जो है मंत्र मुग्ध हो जाओगे। भैया जिन लोगों को टाइम मिलता है थोड़ा सा, जो ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं थोड़ा सा, उन लोगों के लिए एक नसीहत है, एक सलाह है कि थोड़ा सा, अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी तुम लोग क्या देखना चाहो, एक सब्जेक्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री, है ना, अपने यहाँ पे नहीं चलता है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो उसको भैया बायोकेमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें देख लिया करो, है ना। एंटीबायोटिक क्या, एंटीबायोटिक का तो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्ड नहीं है, लेकिन आपके विटामिन क्या हैं, फूड के जो कंपोनेंट हैं, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें उसमें दे रखी हैं, तो बेसिक सी चीज़ें देख लो, फैट को थोड़ा सा देख लो, और केवल उसका मेडिको लीगल आस्पेक्ट, यानी जो क्लिनिकल आस्पेक्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। अगर टाइम मिलता है और जो थोड़ा सा मतलब चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो तो देख लेंगे उसको, टाइम है अभी अपने पास, है ना, एग्ज़ाम के बाद देख लेंगे, अगर तुम लोग चाहते हो तो देख लिया करो थोड़ा सा। तो प्रोबायोटिक में आपको, यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि गट के माइक्रोफ्लोरा को आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि गट का माइक्रोफ्लोरा आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, बहुत सारी जो का इस तरीके के सब्सटेंस क्रिएट करता है जिससे आपका गट प्रॉपर रहे। और तुम लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनोगे, कि अगर आपका बोलते हैं ना पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा, वही वाला हाल है भैया, अगर आपकी जीआईटी सही है तो मैक्सिमम रोग आपके शरीर में टिक नहीं पाएंगे। चलो, तो गट के लिए ऐसा हमने किया कि एंटीबायोटिक की अप्रोच इन्फेक्शन था, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ किया, पेन को मैनेजमेंट करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज़ की, फीवर को रूल आउट करने के लिए, हटाने के लिए एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये ट्रीटमेंट जो था इट वाज द मेडिकेटेड ट्रीटमेंट, अभिज्ञान, ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट था। अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट को पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फॉर द medicinal treatment, then we have a last option, that is the surgical intervention। ध्यान रखेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में अपने पास क्या है भैया, सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है कि अपन क्या करेंगे कि जो भी फिस्टुला रीजन है ना, तो उस एरिया को, जो डैमेज एरिया है उसको अपन क्या करेंगे, उसको कट आउट कर देंगे सर्जिकल प्रोसीजर में। आपको याद रखना है कि उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है सर्जिकल ट्रीटमेंट में, दैट इज़ द फिस्टुलोटमी, एक शब्द यूज़ होगा, फिस्टुलोटमी। फिस्टुलोटमी का मतलब क्या है, जो भी अफेक्टेड एरिया है फिस्टुला की वजह से, उस एरिया को अपन कट कर देंगे और लाइगेट कर देंगे, है ना, लाइगेट कर देंगे, कट एंड लाइगेट, कट एंड लाइगेट, तो उस एरिया को रिमूव कर देंगे, है ना। साथ में यहाँ पे लिख सकते हो टेम्पररी आर्टिफिशियल टनल, आर्टिफिशियल टनल फॉर पस ड्रेनेज, पस के ड्रेन करने के लिए, उसे हटाने के लिए कैन बी यूज्ड, यानी कुछ समय के लिए कुछ आर्टिफिशियल टनल डाल देते, कुछ चैनल लगा देते हैं, और उसके थ्रू जो पस होता है उसको अपन रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद उसको लाइगेट कर देते हैं, स्टिचेस कर देते हैं, और बाकी का जो प्रोसीजर है तुम लोग समझ ही रहे हो कि उसकी ड्रेसिंग और वो अलग है। यानी सर्जिकल इंटरवेंशन में अपन को इतना ही समझना है कि जो भी अफेक्टेड एरिया है दैट कैन बी कट आउट, दैट कैन बी लाइगेटेड विद द, वो सर्जन का काम है सारा, उस जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको अपन कट करके निकाल देते हैं और उसको लाइगेट कर देते हैं,
है ना, स्टिच कर देते हैं और इस तरीके से ट्रीट हो जाता है। तो हम लोगों ने एनल फिस्टुला को इस तरीके से देखा। अब तुम लोगों का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई।